लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि आप उन चीजों को भी जानिए जो कि एक कीन ऑब्जर्वर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक फ्रीलांसर के रूप में जो धरातल पर जाके देखता है और उस पर इकोनॉमिक्स क्या निकलता है। हम लोग सारे लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं, पब्लिक फाइनेंस पढ़ाते हैं, डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, ट्रेड पढ़ाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली समस्याओं का समाधान होता है कि नहीं, ये सब तब समझ में आता है जब हम लोग चुनाव में दौरान ये सब बातें करते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति आपके बीच हैं जिनका कि पूरा पूरा जीवन इस तरह के व्यवहार में गुजरा है, इकोनॉमिक्स का इनका बैकग्राउंड रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने जर्नलिज्म में जेएनयू में शिक्षण किया। जेएनयू में एक तरह से इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इन्होंने पीजी का डिप्लोमा जर्नलिज्म में किया। इकोनॉमिक्स का व्यक्ति जेएनयू में पीजी डिप्लोमा का डिप्लोमा होल्डर, और साथ ही साथ इनका पूरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक एंड करप्शन इश्यूज ऑफ इंडिया, ऑल द करंट अफेयर्स विच I will not repeat here, सारे अफेयर्स पर इनका एक तरह से विशेषज्ञता है। साथ ही साथ इनका एक सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये हमारा ऑथर हैं, ये रिफॉर्म एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक थिंकर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इकोनॉमी इंडिया करके एक बहुत ही चर्चित मैगजीन निकालते हैं, एक तरह से जर्नल के फॉर्म में है, उसके ये चीफ एडिटर भी हैं। तो ये इनका लेखन का काम भी चलता है, इनका संपादन का भी काम चलता है, ये व्यवहारिक भी हैं और धरातल पे काम भी करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि संपादक, प्रकाशक इकोनॉमी इंडिया एडिटर के अलावा ये भारतीय युवा पत्रकार संगठन है, उसके ये संस्थापक भी हैं। माने इन्होंने एक तरह से रोल मॉडल के रूप में, लीडर के रूप में काम किया, और साथ ही साथ जो भारत परिवर्तन अभियान, इसको कहते हैं कि धरातल पर घूम के इश्यूज को लेते हुए कैसे किसी में परिवर्तन लाए गए, उस तरह के भारत परिवर्तन अभियान इन्होंने चलाया, जिसके ये संयोजक हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा इशू आप देखते हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो भ्रष्टाचार को टारगेट करके लीड ले लेता है वो जीत रहा है चुनाव, क्योंकि हम लोग सबके जीवन में है कि हम लोग ईमानदार बने, ईमानदारी हम लोग को पे करे और हम लोग को हमारे अनुकूल चीज मिले, है ना। तो ये अब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध की तरह माहौल बनाते हुए इन्होंने इस तरह के परिवर्तन यात्रा की, विमर्श किया, और उसके ऊपर सामाजिक राजनीतिक विषयों पर हजारों लेख लिखकर एक तरह से सरकार पर प्रेशर बनाए कि कैसे हम इन विषयों से निजात पाएंगे। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने पिछले दौरान सुना था कि हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म सब बातें चल रही थी, उस दौरान हमको याद है, क्योंकि इनका एक परिचय ये भी है कि हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है जो 103 वर्ष पुराना है, उसके सारे लोग मेंबर हैं, उसके मनोहर जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हम भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस समय, और हम लोग का किड्स में इस समय कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, हम लोग दोनों लोग साथ वहाँ रहेंगे। तो वो इतने बड़े एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी है और वहाँ की मीडिया हेड है। तो ऑब्जर्वेशन कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इस पर ये उनकी टीम। तो उस दौरान जो एग्रीकल्चर का रिफॉर्म हुआ था तो उसको संवैधानिक दर्जा, कृषि को लाभकारी बनाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। कई सारे लेक्चर्स दिए, कई सारे लेख लिखे, हजारों लेख लिखे, और सरकार को कन्विंस किया कि कृषि लाभकारी कैसे हो सकता है। इस तरह के काम करते करते इनका एक असत्य अर्धसत्य नाम के एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, और कई जगहों पर इसी तरह हम लोगों के निमंत्रण पर, हम लोगों के व्यवहार से जुड़ते हैं और आके छात्रों को संबोधित करते हैं। ये इनका एक छोटा परिचय हम आपको दिया ताकि यू शुड नो हु इज योर स्पीकर, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीकर कौन है, किस तरह का है, आप उनको किस रूप में सुनना है, किस तरह उनको ग्राह्यता आपके अंदर होनी चाहिए, कैसे एक्वायर करेंगे नॉलेज को, ये सब आपको जानना चाहिए। ये प्रैक्टिस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये काम किया। और दूसरे जो आज का विषय है, जिस विषय पर बोलने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 5 ट्रिलियन जो है एक्सपेक्टेड है, लक्ष्य है, लेकिन हमने कहा ना कि जो है या जो बीता उसको छोड़ के, जो आने वाला है, जो बीता उसको छोड़ के जो है उस पर बात करने वाले कम लोग हो रहे हैं। हम जो हैं उसी पर हम कैसे अपने आप चाहें तो वीडियो बना देना, ऑन है, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी, HOD इकोनॉमिक्स, DAV PG कॉलेज वाराणसी। सभा कक्ष में बैठे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, मैं बड़ा ही माननीय अनूप मिश्रा जी के द्वारा मेरे किया गया परिचय से मैं काफ़ी ज़्यादा अभिभूत हूँ और मुझे अगले जो 1-8 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक पर्सपेक्टिव, इनसाइट्स और इनलाइटनमेंट भारत के इस कंटेम्प्रेरी इशू पर सोशियो इकोनॉमिक एम्बिट में मैं देने का प्रयास करूँ। मित्रों, ये जो टॉपिक जो अनूप जी ने जो तय किया है, मैंने सजेशन दिया था कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट और फोर्सफुल हमारा पॉलिसी मैकेनिज्म बना। और दूसरा जो अभी जो ये खबर आई है कि इंडिया ने अब $3 ट्रिलियन के बाद अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो मार्क जो है वो एक तरह से पा लिया है। और उम्मीद है कि 2027 के शुरुआत में या हो सकता है और पहले भी, जैसे हमारा ग्रोथ का पैटर्न होगा, हम जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्लस वर्ल्ड की रैंकिंग में तीसरे नंबर के स्थान को पालेंगे। और जो हमारा लॉन्गर पर्सपेक्टिव है कि 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था, जिसको प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी के रूप में एक चुनौती भरे अंदाज में लिया है, वो उसे हम प्राप्त करेंगे। लेकिन मित्रों देखिए, ये एक एब्सोल्यूट बड़ा ही एक प्राउडी मूवमेंट है कि हमारी इकोनॉमी एक तरह से 10 साल पहले से 11वें नंबर पर थी, फिर वो घटते घटते 5-6 के बाद जब 6ठे नंबर पर आई तो ये खबरों की सुर्खियां बनी, 5वें पर आई तब भी सुर्खियां बनी, फिर 4थे पर आई है तो अभी सुर्खी बनी है और हम तीसरे के इंतजार में। तो लेकिन अगर हम इसका पूरा तात्विक विश्लेषण करें तो हमें यह भी समझना होगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गैर बराबरी और असमानता हमारे मुल्क में है। हमारा मुल्क दुनिया का एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, साथ साथ मिडिल एज में और उससे पहले दुनिया की ये सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी, चाहे वो मुगल पीरियड हो, चाहे उससे और पहले का हो या बाद का हो। लेकिन 17वीं और 16वीं शताब्दी में जब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ इन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, which started from United Kingdom and just followed up with through French Revolution, फिर यूएस में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, तो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ इन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जो कि ब्रिटेन में हुआ और पूरे यूरोप में गया। कहते हैं लोग कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म से जो है उन्हें बेस मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का। और तीसरा ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के साथ साथ देश पूरे दुनिया में एक रिलीजियस रेवोल्यूशन भी हुआ कि वो रिलीजन जो हमारी सबसे बड़ी मजबूत और प्राचीन संस्था हुआ करती थी, जब राज सत्ता और उनमें जब टकराव हुआ, पहले दोनों एक ही जगह थे, धर्म राज्य की परिकल्पना थी अलग अलग धर्मों में, चाहे वो इस्लाम में खलीफा का कॉन्सेप्ट हो, चर्च में जो है वो रिलीजियस थियोक्रेटिक स्टेट हो, और हमारे यहाँ भी मंदिर, बड़े बड़े राजा जो है मंदिर बनाते थे, अध्यात्म को राज्याश्रय मिलता था और कुल मिलाकर के दोनों क्लब थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, एक नेशन स्टेट की परिकल्पना आई, जिसके जरिए जो रियासतों का कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग जो मोनार्क होते थे वो एक नेशन स्टेट में तब्दील हो गए। कहीं ना कहीं जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं एक नेशनल इंटाइटी बनाने में, एक नेशन स्टेट बनाने में भी काफी मददगार साबित हुई और हम एक यूनिफाइड कंट्री बने। लेकिन उसमें एक बड़ी एक खराब घटना ये घटी कि हमारे मुल्क का कॉम्युनल डिवीजन हो गया, जो कि ये बड़ा ही आज भी एक पश्चाताप का क्षण है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारी यात्रा चली देश की, एक नए मुल्क की जो यात्रा चली, पहले जवाहरलाल नेहरू एक बड़े आइडियोलॉग के रूप में देश की सारी तब्दीली की तामीर करते हैं, नए नए इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, डेमोक्रेसी को लाते हैं,
इकोनॉमिक्स फील्ड में कमांडिंग हाइट पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी को जो एक तरह से वो महत्व देते हैं। 5 ईयर प्लान शुरू होता है, वो रसा से काफी प्रभावित थे, तो रसा के 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट करते हैं और फिर हम मिक्स्ड इकोनॉमी को भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं एक फ्री ट्रेड इकोनॉमी के भी एक एंटरप्रेन्योर की एक विरासत शुरू हो गई थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी किताब में जिक्र किया है टाटा का, कि कैसे वो एक जमशेदपुर झारखंड के पिछड़े इलाके में वो फैक्ट्री बनाते हैं, लोहा इस्पात का उद्योग खुलता है और भारत में एक इंडस्ट्री का भी एक कल्चर शुरू होता है, एक प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी का भी कल्चर शुरू होता है और जो हमारे जो इतने पोर्ट सिटी है समुद्र के किनारे वो उसके सेंटर बनते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक तरह से मर्केंटाइल ही एक कॉन्सेप्ट था, जिसके जरिए वो आकर के यहाँ ट्रेड करते थे। भारत में उसमें कच्चे माल और तमाम ट्रेड की सहूलियात थी, यहाँ पर काफी सी पोर्ट थे और उस समय के जो हमारे हुक्मरान थे उनके उस क्लेवरनेस को समझ नहीं पाए। बाद में वो कंपनी बनी, फिर उसका एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन आता है, फिर वो यहाँ की तमाम रियासतों से लड़ते हैं, फिर 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन के जिम्मे जो है आ जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा केवल इसका जिक्र कर रहा हूँ कि भारत में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कहीं न कहीं अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के असंतोष को उजागर करने का एक आउटलेट बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी के जरिए। और कांग्रेस पार्टी के अलावा देश में एक बौद्धिक जागरण की शुरुआत होती है, जिसमें कि तरह तरह के पत्र पत्रिकाएं खुलती हैं, बंगाल उनका केंद्र बनता है और एक से एक रिफॉर्मर बंगाल में पैदा होते हैं, देश की आजादी की लड़ाई को भी ले जाते हैं और भारत में तमाम तरीके के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का मार्ग भी उनके जरिए खुलता है। लेकिन गांधी आकर के टोटल कोर्स करेक्शन करते हैं, वो एक तरह से एक सर्वांग एक पब्लिक लीडर के रूप में तमाम तरीके का उद्घोष करते हैं। मैं बात कर रहा था आजादी के बाद जो हमने मॉडल बनाया, डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल मॉडल था, इकोनॉमी का जो मॉडल था, वो था कि पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए और मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और निजी क्षेत्र के निवेश दोनों का खाका तैयार होगा और अगले 5 साल का टारगेट तैयार होगा। लेकिन हमने ये देखा कि उस समय लेफ्ट का जो कम्युनिज्म था वो हमारे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा प्रभावित करता था। एक तरफ कैपिटलिज्म थे, दूसरी तरफ कम्युनिज्म था और भारत की विरासत में एक सोशलिज्म नाम का भी कॉन्सेप्ट था। तो इसके तहत जो हमारी इकोनॉमी जो चल रही थी, ठीक है, एक नया निजाम बन रहा था, नया एस्टेब्लिशमेंट बन रहा था, नए तरीके के इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहे थे। तो सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडस्ट्री और रिवर वैली प्रोजेक्ट जो उनका मेन 2 यूएसपी था, उसके बाद 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री के आगमन के बाद देश में हरित क्रांति का आगाज होता है। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और तरह तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइस इंसेंटिव, इसके जरिए हम एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन लाते हैं। 1980 में थोड़ी सी उदारता आती है हमारी पॉलिसीज में, जो प्रणब मुखर्जी ने शुरू की, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बतौर वित्त मंत्री शुरू करते हैं। 1990 तक आते आते हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उस सिचुएशनल कोर्स करेक्शन के लिए नरसिंह राव और मनमोहन सिंह का डुओ जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आगाज करता है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को मैं आजाद भारत की सबसे बड़ा एक तरह से विभाजन वर्ष मानता हूँ। मैं अगर आजाद भारत का अगर इतिहास लिखा जाएगा, चाहे वो आर्थिक इतिहास हो या राजनीतिक इतिहास हो, तो मैं इसे 1991 के पूर्व का काल और 1991 के बाद के काल के रूप में मैं इसे पहचानना और जानना पसंद करूंगा। तो 1991 के पहले जो हमारी ग्रोथ रेट थी, जो हमारी मेन कंसर्न है हम इकोनॉमिस्ट की, कि हमारी विकास दर क्या है। अब जैसे कि लेफ्ट की थ्योरी करती है कि इक्वल समान वितरण हो, लेकिन अब सवाल यह है कि जब उत्पादन ही ज्यादा नहीं होगा तो वितरण तो बहुत थोड़े में होगा। तो ऐसे में जो हमने सार्वजनिक योजनाएं बनाई, सार्वजनिक क्षेत्र को आगे लाए, तो उसमें हुआ क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो तमाम इदारे थे वो व्हाइट एलिफेंट बन गए, सफेद हाथी बन गए। वहां कार्य कुशलता और कार्य दक्षता का अभाव था, रेड टेपिज्म का बोलबाला हो गया, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा प्रिवेल करने लगी, वर्क कल्चर समाप्त हो गए, कॉस्ट कॉन्शसनेस जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में कि लागत संवेदनशीलता, वो व्हाइट आपको पब्लिक सेक्टर को नदारत दिखा। तो 1991 में जो 4 पाए पर जो हमारी पॉलिसी शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन, मार्केटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन चारों का मूल कॉन्सेप्ट था कि हमें देश को ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहिए।
और निवेश जरूरी नहीं कि केवल सरकारी क्षेत्र करे, तो हर पंचवर्षीय योजनाओं और सालाना बजट के जरिए जो रिफ्लेक्ट होता है, हम निवेश हमें कहीं से हो, चाहे घर का हमारे देश का घरेलू निजी क्षेत्र हो या विदेश का बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, हम आर्थिक आजादी के नाम पर, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के नाम पर विदेशी निवेश को महरूम नहीं कर सकते अपने मुल्क को। हम सरकारीकरण और नेशनलाइजेशन के नाम पर हम देश के तमाम निवेशकों को प्रोत्साहन देने से नहीं रोक सकते। मुझे याद है कि 1970 में जब इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी रेगुलेटेड थी, तो उस समय हमारा ग्रोथ रेट बल्कि और ज्यादा कम था। हमने लाइसेंस परमिट कोटा और ज्यादा बढ़ा दिए और अलग अलग तरीके से मोनोपोली एक्ट आ गया, MRTP एक्ट आ गया, तो इसके जरिए हमारे ग्रोथ के पोटेंशियल को एक तरह से धक्का लगा और हम 1990 के पहले तक हम एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो प्रोफेसर राजकृष्णन ने टर्म दिया, जिसका मतलब था कि 3 और 3.5% से ज्यादा रियल विकास दर हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमारा एक इन्फ्लेशन होता है, ग्रॉस ग्रोथ रेट एक होता है, GNP, NNP, ये सब तो आप जानते ही होंगे, मुझे इसको एकेडमिक टर्म में बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें डिप्रिसिएशन के बाद जो हमारा रियल और नेट जो ग्रोथ रेट होता था वो 2.5, 3, 3.5% होता था। और जब ग्रोथ रेट ही नहीं होता था तो सरकार के खजाने में ज्यादा राजस्व नहीं आता था। सरकार के खाने में राजस्व नहीं आता था तो हम तमाम जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करती है रिसोर्स, गरीबी निवारण योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना, सामाजिक कल्याण योजना, तरह तरीके के गरीबों और जो वंचित तबके हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको कैसे ज्यादा इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके लिए हमारे पास फंड भी कम होते थे, लेकिन नारे बड़े बड़े होते थे कि हम गरीबी के खिलाफ काम कर रहे हैं, भुखमरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला वही सरकारी सेक्टर और उसको क्रियान्वित करने वाला वही करप्ट और लेजी ब्यूरोक्रेसी। तो कुल मिलाकर के हमारे योजनाकारों ने और नीतिकारों ने यह समझा कि ना ये काफी हो गया, अब हमें पॉलिसी रिजीम में एक ड्रास्टिक चेंज करना होगा। चीन में डेंग जियाओपिंग ने वो 78-79 में ही शुरू कर दिया था। 70s में भारत चाइना की इकोनॉमी का करीब करीब एक ही पैटर्न था। और आपको मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, 1980 के दशक में पाकिस्तान, जिसको लेकर के आज बड़ा ही जिंगोइज्म चल रहा है, आज तो उनकी इकोनॉमी बेहद डाउन है। उनके सोशल मीडिया में बताया जाता है कि वहाँ 300 रुपए किलो आटे बिक रहे हैं। भारत की इकोनॉमी से वो कम से कम 3 गुना 1/3 जो है डिवेल्यूड है, लेकिन 1980 में उनकी पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा थी। हमारा $280 था तो उनका $330 था, क्योंकि वो फ्री ट्रेड इकोनॉमी को ऑलरेडी अपना चुके थे। वहाँ के बाजारों में विदेशी कारें दिखती थी। भारत में स्वावलंबन के नाम पर केवल जो है हम एम्बेसडर, फिएट जैसी कारों को रखते थे। पहली बार एक मारुति कंपनी 1980 के बाद लेकर के आए और फिर उसके बाद 1991 के बाद तो पूरी रिजीम चेंज हो जाती है। 1991 के बाद उस समय तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉग ने, इकोनॉमिक आइडियोलॉग ने, हमारे एकेडमिक आइडियोलॉग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत ज्यादा भर्त्सना की, लेकिन ये अब तय हो गया कि अब ट्रिकल डाउन थ्योरी जो गरीबी दूर करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, दरअसल वही सबसे प्रैक्टिकल और रियल कॉन्सेप्ट है। हम धन का वितरण करके और पुनर्वितरण करके गरीब को अमीर नहीं बना सकते, बल्कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और नौकरशाही और रेगुलेशन, करप्शन, मुद्रास्फीति को ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो तय ये हुआ कि जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो सरकार के खजाने में ज्यादा राजस्व आएगा और सरकार जो है उनको ट्रांसफर करेगी और फिर उसके बाद ही रियल सामाजिक कल्याण भी होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। 1991 के बाद से निश्चित रूप से हमारा ग्रोथ रेट की हाई रिजीम आई, लेकिन बीच बीच में चुनौतियां भी आई। मुद्रास्फीति मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काफी ज्यादा थी। 1999-98 में एक नई पॉलिटिकल रिजीम आती है। भारत की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में भी वो एक नई क्रांति थी कि पहली बार एक गैर कांग्रेसवाद, एक विशुद्ध गैर कांग्रेसवादी सरकार बनी और वह सरकार कांग्रेस के द्वारा लाई गई नई आर्थिक नीति पर उनसे ज्यादा तेज दौड़ लगाने का काम किया। और वो दौड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि मिडिल क्लास की इकोनॉमी एक नए तरीके से इमर्ज की। शाइनिंग इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं वो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बड़े ही अच्छे तरीके से फ्लोरिश हो रहे थे, उसी का रिफ्लेक्शन था।
लेकिन पॉलिटिक्स इज ए टोटली ए डिफरेंट बॉल गेम। वहां पर इलेक्शनियरिंग जो होती है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, पहचान, पॉपुलिज्म, लोक लुभावन, नारे, फ्रीबीज, कई तरीके की चीजें चलती हैं। 2004 में वो एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली सरकार लोक लुभावन और फ्री के नारे नहीं होने की वजह से चुनाव हार जाती है। और फिर जब यूपीए आती है तो हमारी इकोनॉमिक रिजीम में वो एक मानवीय चेहरे का एक नारा देती है कि नई आर्थिक नीति का एक मानवीय चेहरा होना चाहिए, और जिसके तहत मनरेगा जैसी योजना, राइट टू एजुकेशन और ये जैसी योजना आती है। राइट टू एजुकेशन का ये सेस लाया गया। राइट टू एजुकेशन तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उसे शुरू कर दिया था। तो 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में अब सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश हो रहा था उस तरीके से आंख मूंद के नहीं किया जा रहा था। सरकार ने यह तय किया कि हम जो है कहीं ना कहीं लॉलीपॉप भी पब्लिक को साथ साथ देंगे। चलिए अच्छी बात है, उसे इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम दिया गया, समावेशी विकास दर। 2014 तक आकर के जो हमने फ्रीबीज किया या सब्सिडाइज रिजीम लाए या प्रोडक्टिव स्कीमें नहीं थी, मनरेगा जैसी अनप्रोडक्टिव स्कीमें थी। हम देश में जो मैं असमानता की बात कर रहा हूँ, असमानता किस तरीके की है? संगठित बनाम असंगठित वर्कफोर्स, कृषि बनाम उद्योग, शहर बनाम गांव, ऊंची जाति बनाम नीची जाति, व्हाइट कॉलर जॉब बनाम ब्लू कॉलर जॉब। तो इस तरीके की असमानता है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लोग बजाय के बनाम जो है हिंदी माध्यम या देसी भाषाओं से पढ़े लिखे लोग। तो इस तरीके की जो गैर बराबरी, जो डिमार्केशन लाइन हमारे समाज में बनी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नया कॉल दिया गया, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। और 2014 में मुद्रास्फीति और करप्शन कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा स्कैम, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से वो होने लगे, मतलब कि वो खुलने लगे, एक तरह से वो खबरों में आ गए। और फिर एक नई पॉलिटिकल रिजीम आती है तो एनडीए 2 के रूप में जानी गई। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को, नई आर्थिक नीति को एक नया हवा मिली और 2 साल के बाद फिर ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू होता है। फिर बड़ा एक डिबेटेबल इश्यू नोटबंदी का था, फिर जीएसटी का भी था, फिर उसके बाद में देशबंदी आ गई, कोरोना जिस पर किसी का बस नहीं था। उनकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट फिर 5 के नीचे चला गया। लेकिन 2022 और 23 ये इंडिया, भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में, विकास दर पाने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। चाइना में कोरोना की करीब 4थी या 5वीं लहर ने चाइना के इकोनॉमी को बैक ट्रैक पर ला दिया। चाइना के एक्सपोर्ट घट गए, पूरे वर्ल्ड वाइड अभी तो खैर मंदी का हाल है। लेकिन भारत की इकोनॉमी जो कोरोना में -10 या 9% पर गई थी, वह अचानक उसको एक लेवरेज मिला, मोमेंटम मिला और भारत पे विशाल जनसंख्या, विशाल मार्केट, विशाल जो है नया अर्बन सेक्टर का एक ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल बेस बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना का धीरे धीरे खोजने लगे हैं। सर्विस सेक्टर जो यहाँ का ऑलरेडी काफी बड़ा है, हालांकि इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो सर्विस सेक्टर का इतना बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बढ़ना माना जाता है। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिपेंडेंट, उस पर मोर देन 50% है, लेकिन जीडीपी को वो केवल 15% कंट्रीब्यूट करता है, जो अपने आप में एक बड़ी विसंगति को दिखाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन के बीच में एक बड़ी अच्छी न्यूज हमारे पास आई कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ने लगा और फिर से जो हमने 5वें मुकाम हासिल किए थे, छठे पर हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। हमने फ्रांस को बीट किया, हमने अभी यूके को बीट किया है और हमारे ऊपर केवल जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका, ये 4 मुल्क हैं। और अंदाजा ये है कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले मुल्क बन चुके हैं। तो हमें ये अंदाजा है कि हमारा जो ये पैटर्न चल रहा है 6, 6.5, 7% की जो विकास दर चल रही है, ये हमारे कम से कम वर्ल्ड रैंकिंग में हमें जो है 2, 2.5 साल, 3 साल के अंदर में ये तीसरी इकोनॉमी ला देगी। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है और हमारी जो हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे नेचुरल रिसोर्स, पोर्ट इतने ज्यादा है, हमारी एग्रीकल्चर का कितना बड़ा एक विशाल एरिया है, हमारे यहाँ तमाम पोटेंशियल है इकोनॉमी के जो एक तरह से फ्लोरिश हो रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी में पॉलिसी रिजीम का भी अपना रोल है, इसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर का भी अपना रोल है। इन सब रोलों के अलावा जो इसका एक सब जो टोटल है और जो इसका एग्रीगेट है वो हमारे ग्रोथ रेट में दिख रहा है। अब तो लेफ्ट ओरिएंटेड जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वह भी अब ग्रोथ रेट को एक अच्छा इंडिकेटर मानने लगे। पहले वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन की पर कैपिटा क्या है, पर कैपिटा ये उपभोग क्या है, गांव, गरीब और निचली जाति के लोगों का उपभोग स्तर क्या है,
वो चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन हमने यह देखा कि पुरानी पॉलिसी रिजीम उनका कोई भला नहीं कर रही थी सिवाय नारे देने के अलावा, और नई पॉलिसी रिजीम कैपिटलिज्म और मार्केटिज्म पर डिपेंडेंट रखते हुए भी सरकार के पास इतना रेवेन्यू दे रही है कि सरकार उन सेक्टर को काफी ज्यादा रिसोर्स ट्रांसफर कर रही है। आप देखें इसके अच्छे नतीजे क्या मिले हैं कि देश के रूरल एरियाज में रोड में एक क्रांति हुई है। बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ, वहां तो ग्रामीण सड़कों की मुझे तो लगता है कि वैश्विक क्रांति हुई है। वहां इतने ज्यादा ग्रामीण सड़क बने हैं। गाँव में अब हर जगह विकास दिख रहा है। गाँव में अब हर जगह आपको ट्रेड दिख रहा है। सड़कें बनती हैं तो कई सारे विकास के द्वार खुलते हैं। मोदी सरकार में जो सबसे बड़े जो दो काम हुए वेलफेयर मेजर पे, वो था कि हर घर को बिजली और हर गांव को बिजली से कनेक्शन। ये एक बड़ी सौभाग्य योजना जो है, मैं उसे काफी सफल योजना मानता हूं कि आज 100% भारत सरकार दूसरा, अगर गाँव के गरीबों की बात करें, गाँव की गरीबों महिलाओं की बात करें तो जैसे कि उनको क्या नाम है, उज्ज्वला योजना के जरिए गैस दिए गए। अब ये बात अलग है कि बीच में 3 साल गैस की कीमतों से अधिकतर लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन सरकार ने बड़ा होशियारी से पॉलिटिकल करेक्शन किया और उसकी कीमतें घटाई, तो कहीं ना कहीं वो एक सरकार की यूएसपी है। तो कुल मिलाकर के आज हम $4 ट्रिलियन 4 खरब की इकोनॉमी को लेकर के हमने ये हासिल किया है। तो हमने पहले बताया कि अमेरिका $27 ट्रिलियन, चीन शायद 19 या 20 ट्रिलियन डॉलर, फिर उसके बाद में जापान है शायद $8 ट्रिलियन, मोटा मोटी मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, और जर्मनी है वो शायद $5 ट्रिलियन या 4.5-5 ट्रिलियन डॉलर, और फिर हमारा हिंदुस्तान जो है वो भी $4 ट्रिलियन को हासिल किया है। तो एक तो देश का जो मैप चल रहा है, रोड मैप, वो कहीं ना कहीं उस ग्रोथ को पाएगा, लेकिन अगर हम पर कैपिटा तुलना करेंगे तो हम काफी पीछे निकलेंगे, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है। अब जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी आया तो मुझे उन्होंने एक बात कही कि मुझे तो भारत के लोग सबसे ज्यादा अमीर लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भले गरीब फटेहाल हो, उनके चेहरों पर सबसे ज्यादा हंसी दिखाई पड़ती है, और हम लोग बेहद गंभीर और गमगीन दिखते हैं। तो ये बात अलग है कि हम लोग अपने कल्चर, अपने रवायत, अपने जमीन, अपने खान पान, अपने वेशभूषा में ही मुक्त है, खुश है, और इसी के आधार पर हम विकास कर रहे हैं। तो पर कैपिटा के हिसाब से तो हम वर्ल्ड कंपैरिजन में तो कम आएंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बने हैं। हम ज्यादा से ज्यादा गरीबों को एम्पावर कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट। अब उसमें क्या लेकुना है, लूपहोल्स है, पॉलिसी पैरालिसिस है, वो मैं अब दूसरे सेगमेंट में बात करूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये तो देश और इंटरनेशनल कंपैरिजन में ये हाल है। अब देश के विद इन कंट्री आए तो आप यहाँ भी देखेंगे कि अंदर में भी काफी गैर बराबरी है। अब जैसे सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी में, उसकी जो वो जो जीडीपी है वो करीब करीब 35 लाख करोड़ की है, वो नंबर 1 है। सेकंड में तमिलनाडु है, जिसकी जो जीडीपी है, एसडीपी जो है वो करीब 27 लाख उसकी है, ये डॉलर की है। और तीसरी इकोनॉमी जो है सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश बनने वाली है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और मुझे लगता है कि यूपी में भी अब विकास हो रहा है, यहाँ के शहरों का सब चीज बदल रहा है, सोशल डेवलपमेंट बदल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज आ रहे हैं, एक ह्यूज पॉपुलेशन, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि हम यूएस के बराबर की आबादी वाला ये राज्य है यूपी। तो तीसरे नंबर पर गुजरात और यूपी दोनों बराबर है, करीब करीब 25 लाख डॉलर की एसडीपी के साथ। फिर उसके बाद चौथे पर अगर आप कर्नाटक का नाम आता है। कर्नाटक के बाद आंध्र और तेलंगाना दोनों सेपरेट हुए, लेकिन दोनों की इकोनॉमी में कंपटीशन चल रहा है। दोनों करीब करीब 13-14 लाख की जीडीपी एसडीपी वाले वो है, स्टेट है। और दोनों का बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है कि एक तेलंगाना की जीडीपी एमपी से, बिहार से ज्यादा है, और मध्य प्रदेश की जीडीपी करीब करीब 13 या 14 लाख है। उससे ऊपर थोड़ी राजस्थान की 16 लाख की जीडीपी है, 16 लाख करोड़ की जीडीपी है। मैं डॉलर गलत बोल गया, करोड़ में है। और फिर उसके बाद में जो है आपका, अगर और नीचे आएंगे, डाउन ऑर्डर आएंगे, तो आपका 8 लाख पंजाब की है और करीब 8 लाख करोड़ की जो है इकोनॉमी जो है वो बिहार की भी है, जबकि बिहार इतना बड़ा स्टेट है, सेकंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। तो हमारे देश के अंदर भी अलग अलग स्टेट में भी गैर बराबरी है। अब ये बात अलग है कि केरल, जिसका कोई बहुत बड़ा सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, करीब करीब वो 10 या 11 या 12 लाख करोड़ की उसकी एसडीपी है। लेकिन आप ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमाने पर जाएंगे तो केरल भारत का सबसे विकसित राज्य मिलेगा।
वहाँ हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और कुल मिलाकर के जो एमिनिटीज है मतलब स्टेट की बड़ी फैंटास्टिक दिखेगी। और केवल थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, अब तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ गंदगी दिखेगी, यहाँ तक कि वहाँ बेगर भी दिखेंगे, लेकिन उनका इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रांग है कि वो देश की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वही हाल गुजरात का भी है। गुजरात को एक मॉडल स्टेट हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे, मुझे अभी भी वहाँ जाने का मौका मिला, मुझे तो शहर देख के निराशा लगी। द्वारका, सोमनाथ, तमाम शहरों में गंदगी, कूड़े, नाली सब दिखे, लेकिन वहाँ इतनी इंडस्ट्रीज है हर छोटे छोटे शहर में कि उनकी स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा है और वो काफी देश के लोगों को रोजगार देते हैं। जो हमारा जो मौजू है कि हम तो इस $4 ट्रिलियन को पा चुके, बड़ा जल्द $5 ट्रिलियन को पा लेंगे, तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। अगर कुछ ज्यादा कोई उलटफेर नहीं हुआ तो 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री के कतार में आ जाएंगे, चाहे दूसरे पर आए या तीसरे पर आए या हो सकता है हम पहले पर आए। लेकिन जो चाइना का जो पेस है, जो रफ्तार है और जो उनकी प्रेजेंट स्टेटस है, भारत से कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो कम से कम सीधे 5 गुना बड़े हैं हमसे, 4 से 5 गुना ज्यादा बड़े हैं। उनके अर्बन सेंटर कई हो चुके हैं, मेट्रोपोलिस कई हो चुके हैं, जबरदस्त एग्रेसिव रूप से, चूंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो बड़ा ऑटोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है और नेशनलिज्म इस कदर वहाँ प्रिवेल करता है कि वो चाइना को न केवल वो भूभाग को लेकर के विस्तारवाद की नीति अपनाते हैं, बल्कि आर्थिक ग्रोथ को लेकर के भी वो बड़ी ही एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी एक तरह से उस पर काम करते हैं। लेकिन जब हम मध्यकालीन दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हमें लगता है कि चीन की भी इकोनॉमी उस समय भी बड़ी सुपर थी और भारत की भी थी, तो कहीं ना कहीं हम भारत और चीन दोनों उस अतीत को दोहराने की एक तरह से तैयारियों में है, जिसके लिए भावी समय तय करेगा कि हम किस मुकाम पर जाएंगे। अब मैं चुनौतियों पर आता हूँ, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। तो सच मानिए कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है और वो चुनौती जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर भी है, इकोनॉमिक लेवल पर भी है, सोशल लेवल पर भी है और सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है। और कोई भी पॉलिसी, कोई भी परिणाम या देशों की कोई भी तरक्की या प्रगति, वो सबके इंटर रिलेटेड है। आप ये नहीं कहिए कि एक पॉलिसी आएगी तो सब दूर कर देगी, एक विभाग ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक कोई नया कानून आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब इंटर रिलेटेड है। अगर एक को आप अगर एड्रेस करते हैं तो बाकियों को भी आपको एड्रेस करना होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स नेवर अलाउ गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स नेवर अलाउ गुड पॉलिटिक्स। तो अब ये हमें ये कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का एक नया डॉक्ट्राइन हमको डेवलप करना होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे पॉलिटिक्स में 4 बड़ी प्रॉब्लम है। एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एक ने जाति पकड़ लिया, एक ने धर्म पकड़ लिया। साउथ में जाए तो उसने जो है प्रांत पकड़ लिया और उसने जो है लैंग्वेज पकड़ लिया। और प्राइमरली हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वोटर बेस इनके 4 के आधार पर ही बनाती है। दूसरा है 2M, डबल M, मनी एंड मसल, जिसको लेकर के बहुत दिन से डिबेट हो रहा है। टीएन सेशन ने बड़ा इसको कंट्रोल किया। लेकिन धन सत्ता और बाहुबल की सत्ता का प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हमारी डेमोक्रेसी की इलेक्शनियरिंग पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है और वो बिल्कुल दिखाई पड़ता है। नहीं तो देश के जो सबसे बड़े ब्रेन थे, सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे, वो राजनीतिज्ञों के और राजनीतिक दलों की उच्च कतार में वो सुशोभित होते। लेकिन उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनेता इन लोगों को पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के डिग्री धारक ही जो है सबसे बड़े ब्रेन वाले हैं। पब्लिक लीडरशिप की जो क्वालिटी जो हमें तय करनी चाहिए वो कोई तय नहीं की जाती, कोई उसकी पाठशाला नहीं है। जो झंडा उठाया, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, जो बड़े नेताओं की पूरी चाटुकारिता किया, मनी मसल जाति धर्म का जो पूर्ण रूप से चैंपियन है, वो देश का सबसे बड़ा रहनुमा बनता है। तो एक तो ये हमारी चुनौती है जो राजनीतिक चुनौती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मनी एंड मसल के बाद एक पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स जो देश के अर्थशास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है कि आज तमाम राजनीतिक दलों में वोट लेने के लिए जो प्रतियोगिता चल रही है कि कितने खजाना को खाली किया जाए। खजाना लुटावनवाद और लोगों को ललचा करके एक तो सहज प्रवृत्ति है, लोगों की सहज प्रवृत्ति। आखिर संविधान अगर लोगों की सहज प्रवृत्ति पर ही ये लोकतंत्र चलता तो संविधान और विधान की क्या जरूरत थी? आज तमाम कानून के शासन की क्या जरूरत थी? आज वो तौर तरीके की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं जो फ्रीविज पॉलिटिक्स है इसको भी लगाम लेने के लिए अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने कॉल किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा
राजनीतिक दल और चुनाव आयोगों को बजाता उसके गाइडलाइन भेजे गए कि मैनिफेस्टो आप ऐसा रखें जिसमें कहीं से भी फ्रीबीज की बू नहीं आती हो। जैसे एक और नारा चल रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। 1 नेशन 1 टैक्स, तो मैं जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की बात करूंगा मैं पहले ही बोल दूं, अगर 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 ट्रेड, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं है कि हमने तरह तरह की दुनिया बना दी है एजुकेशन के मार्फत। एक मल्टीनेशनल, एक कॉर्पोरेट, एक अंग्रेजी मीडियम, एक अर्बन एजुकेटेड, एक रूरल, एक टाट पट्टी और अलग अलग तरीके का ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता है। और देश में गैर बराबरी की सबसे बड़ी वजह वही है। दूसरा, 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं है कि कुछ लोगों को सीजीएच कार्ड बनाकर के सस्ती दवाइयां और सस्ते इलाज मुहैया कराए जाते हैं। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए पूरे एजुकेशन और हेल्थ की इकोनॉमिक्स तय की जा सकती है। ये हमारी सोशल इकोनॉमिक चैलेंज है। तो कुल मिलाकर के अभी जो मौजूदा परिदृश्य है, मौजूदा परिदृश्य में ये दिखाई देता है कि जैसे 1 नेशन 1 लेबर पॉलिसी, 1 एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये हमारे यहाँ नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर के हम अलग अलग डेमोक्रेसी के अलग अलग चीजों को कैटर करते हैं। डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा था, तो डेमोक्रेसी में जैसा मैंने बताया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म, मनी एंड मसल, और पांचवा एक नया जो हमारे यहाँ चलन बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति हमारे समाजों को भी प्रभावित करती है, हमारे समाज को भी दिशा देती है, वो है इंस्टिगेटिव एंड हेट स्पीचेस। अब रातों रात, जैसे कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, तो मीडिया में जितने सनसनीखेज, जितने सेंसेशनल, जितने कॉन्कॉक्टेड, जितने अब यूट्यूब के आप जाएंगे तो वहां पर जो है हेडिंग कुछ और मिलेगा, अंदर कुछ कंटेंट और मिलेगा, तो वो चीजें दिखाई पड़ती हैं, एक तरह से गुमराह किया जाता है। आज की पॉलिटिकल इलेक्शनियरिंग भी पूरी डिमार्केशन लाइन खिंच गई है। मीडिया या तो केवल पक्ष की बात करता है या केवल विपक्ष की बात करता है। कोई बिटवीन द लाइन का कॉन्सेप्ट मीडिया में नहीं रहा कि हर सच को सच कहा जाए, हर गलत को गलत कहा जाए, चूंकि मीडिया को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है फोर्थ स्टेट का, जैसे कि लेजिस्लेचर को है कि हर बार चुनाव होगा, चाहे कितना बड़ा कोई माफिया क्यों ना आ जाए, संसद की कार्यवाही चलेगी, क्योंकि संविधान और विधान ने तय किया है। कार्यपालिका वो अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि वो संवैधानिक है। न्यायपालिका चाहे कितनी भी मजबूत अगर पॉलिटिकल रेजिम आ जाए, न्यायपालिका का वो नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ तक कि न्यायपालिका का जो इक्वलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतनी मजबूत अभी सरकार है, सुप्रीम वो क्या बोलते हैं, न्यायपालिका को बात नहीं कर पा रही कि आप कॉलेजियम को सिस्टम को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि संविधान ने न्यायपालिका को वो स्थान दिया है, तो उसको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन मीडिया को वो स्थान नहीं है, तो मीडिया को कोई भी छेड़ सकता। मीडिया को कोई भी पॉलिटिकल रेजिम उसके मालिक से बात करके, उसको ऐड देकर या उसको खरीद कर वो अपने पक्ष का जनमत निर्माण करने में उसका उपयोग कर सकती है। लेकिन मीडिया को कोई पूंजीपति आगे खरीद सकता है, क्योंकि उसका संवैधानिक दायरा नहीं है, उसकी गर्दन मरोड़ी जा सकती है। वह मीडिया जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी चीज था, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए बेहद जरूरी चीज था, सरकार के एक एक काम पर बिल्कुल सही तरीके से तबसरा करने का एक बहुत बड़ा जरिया था। लेकिन आप टीवी चैनलों में क्या देखते हैं, या तो एक तरफ बीजेपी का प्रवक्ता होगा या दूसरी तरफ नॉन बीजेपी का प्रवक्ता होगा। ये दोनों देश के पॉलिसी रिजिम कैसे तय करेंगे? वो अपने पक्ष की बात करेगा, वो अपने पक्ष की बात करेगा। जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस्ट होगा हम लोगों की तरह, अरूप मिश्रा जी की तरह, या तमाम जो गैलेक्सी ऑफ जो इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, जब तक उनको नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो पर्सपेक्टिव कैसे मिलेगा कि देश में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल लोकप्रियतावाद के नाम पर हमने इन सारी चीजों को एक तरह से कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया है। ये हमारे अगले विकसित भारत की, क्योंकि हम विकसित भारत ही केवल आर्थिक रूप से नहीं बनना चाहते, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ सबसे अच्छे लोकतंत्र भी बनना चाहते हैं। तो इसके लिए जो तमाम लोकतंत्र में हमने कमियां दूर की, हमारा डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ, इलेक्शनियरिंग सिस्टम आया, 3 टायर गवर्नेंस आया, पंचायती राज के जरिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुई, तो अलग अलग जो संविधान के जो बनाए हुए हैं, सूचना आयोग, संवैधानिक आयोग, मीडिया, न्यायपालिका या सिविल सोसाइटी, इनको संवैधानिक रूप से प्रबलता मिलनी जरूरी है। अगर कोई पॉलिटिकल रेजिम इन्हें कमजोर करता है, वो देश को कमजोर करने का काम करता है, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है। और हमें लगता है कि हम एक विकसित मुल्क बने, एक बहुत ही शिक्षित मुल्क बने, हमने टेक्नोलॉजी में इतना नाम कमाया, हम सॉफ्टवेयर की इतनी महाशक्ति बने, हमारा जो वो क्या बोलते हैं
रेमिटेंसेज है, जो हमारे एनआरआई जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा 2 ट्रिलियन डॉलर का शायद जो है रेमिटेंसेज हमारे पास आ रहा है। हमारे जो इस तरीके की हम तमाम जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे नागरिक ज्यादा स्वतंत्र, स्वच्छंद और बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट पब्लिक ओपिनियन बनने का काम हो। और सोशियो इकोनॉमिक चेंज की यदि हम बात करते हैं, तो मैंने पहले कहा कि गांव और शहर के बीच की गैर बराबरी, कृषि और उद्योग के बीच की गैर बराबरी, उद्योग और कृषि, उसके अलावा क्या बोलते हैं व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के बीच की, संगठित और असंगठित की, ये हमारी चुनौतियां हैं। क्योंकि हमें यह मानना होगा कि दुनिया में तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा होती है, तो हमारी दुनिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़िए, गैर बराबरी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा होती है। 60% लोग अपने दौलत में केवल 1% की बढ़ोतरी कर पाते हैं, वही 1% लोगों के दौलत में 80% की बढ़ोतरी होती है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी कॉर्पोरेट का, एंटरप्रेन्योर का और फ्री एंटरप्राइज का मैं भी समर्थक हूँ, और पूरी एक तरह से वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए टोटली ए वेरी हार्ड बॉल गेम, काफ़ी कठिन चीज़ है। लेकिन देश के, समाज के तमाम तबकों को खुला वातावरण, खुला परिवेश, खुले तौर पे उनको एक तरह से वो छूट मिलनी चाहिए कि वह भी अवसर पाते हैं। और आज भी अवसर की समानता के मामले में हम जो है, अवसर की समानता के मामले में हमें कुछ और काम करना होगा। आज भी भारत में जुगाड़वाद, रसूखवाद, पैरवीवाद, भाई भतीजावाद, इन चीज़ों का बोलबाला है हमारे पब्लिक गवर्नेंस में। तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नेंस को भी ज़्यादा प्योर बनाना है। हमें जो वो नीतियाँ जो गैर बराबरी को अगर कम नहीं कर सकती, तो गैर बराबरी को बढ़ाने का काम ना करें कम से कम। और इसमें हम एक समान, एक बराबर शिक्षा नीति, एक समान एक बराबर स्वास्थ्य नीति, एक समान एक बराबर श्रम नीति, एक बराबर और एक समान क्या बोलते हैं रोजगार नीति। अब जैसे रोजगार हमारी बहुत बड़ी चुनौती है, आने वाले दिनों में भी चुनौती होगी, तो हम रोजगारों की ऑडिट करें। हम सरकार के पहले जितने महत्व हैं उसकी ऑडिट करें। हम 2 तरह की नीति बनाते हैं, एक जगह परमानेंट बनाते हैं, एक जगह कंट्रेक्चुअल बनाते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के योग्यता के बराबर काम, मेहनत के बराबर काम और दाम मिलना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन फिर भी गैर बराबरी का अंतर ऐसा नहीं हो कि जो लोगों में निराशा पैदा करे, कुंठा पैदा करे। तो कुल मिलाकर के हम आने वाले दिनों का जो देश बनाना चाहते हैं, भविष्य की जो नींव तैयार करना चाहते हैं, तो हमें इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को रीसफल करना होगा, रीराइट करना होगा, रीलुक करना होगा, और कुल मिलाकर के एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो पॉलिसी हमें इकोनॉमिक फील्ड में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप और कंपटीशन जो वन रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए लाई जाती है, जो सबके लिए विन विन सिचुएशन पैदा करती है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सबको फायदा देती है। तो वही नीति यदि हम टेलीकॉम की क्रांति लाए, तो वही नीति हम रेलवे में ला सकते हैं, वही एजुकेशन में ला सकते हैं, स्वास्थ्य में ला सकते हैं। देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, न्याय मूलक और समतावादी भी समाज बनेगा, योग्यता मूलक समाज बनेगा, और हमारी डेमोक्रेसी, हमारी इकोनॉमी सब जो है वो ज़्यादा इवॉल्व होगी। तो जैसा कि मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।